हम में से ज्यादातर लोग डिप्रेशन को एक मेडिकल रिपोर्ट समझते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट में कुछ गड़बड़ आ गई हो, डॉक्टर ने दवा दी, 2 महीने में ठीक। लेकिन योहन हारी इस कहानी को यहीं से तोड़ देता है। वह कहता है, अगर डिप्रेशन सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस होता तो दुनिया की आधी आबादी दवा लेकर खुश क्यों नहीं हो गई। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि अगर समस्या सिर्फ दिमाग के केमिकल्स की नहीं है तो फिर सवाल आपकी पूरी जिंदगी पर उठता है। आज हम बात करने वाले हैं द ट्रूथ अबाउट डिप्रेशन दैट डॉक्टर्स डोंट टेल बाय योहन हारी। ये किताब इंसान के भीतर छुपे उस गहरे खालीपन और टूटन को उजागर करती है जिसे हम अक्सर सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस कहकर टाल देते हैं। लेखक शुरुआत अपनी कहानी से करता है। बचपन में उसे एंटी डिप्रेसेंट दे दिए गए। उसे बताया गया कि उसके दिमाग में सेरोटोनिन कम है और वह मान भी गया, क्योंकि यह आसान जवाब था। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि जब हम अपने दर्द को सिर्फ एक गोली से जोड़ देते हैं तो हम असली कारण देखने की हिम्मत ही नहीं करते। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। योहन हारी एक खतरनाक सवाल पूछता है, क्या डिप्रेशन बीमारी है या हमारे टूटे हुए समाज का लक्षण? अगर यह लाइन आपको चुभ रही है तो रुको, खुद से पूछो, आप आखिरी बार कब बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी दिखावे के, बस सच्ची बातचीत में बैठे थे? अगर जवाब याद नहीं आ रहा तो समझिए समस्या गहरी है। किताब कहती है कि डिप्रेशन के 9 असली कारण हैं और उनमें से ज्यादातर हमारी लाइफस्टाइल और रिश्तों से जुड़े हैं। यह सिर्फ दिमाग की केमिस्ट्री नहीं, यह आपकी कनेक्शन की कमी है। इंसान कनेक्शन के लिए बना है, लोगों से, काम से, प्रकृति से, किसी बड़े मकसद से। और जब ये कनेक्शन टूटते हैं तो अंदर खालीपन बढ़ता है। दवा उस खालीपन को थोड़ी देर के लिए सुन्न कर सकती है, भर नहीं सकती। अब यह कहानी नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद खुद को काम में डुबो दिया होगा, या सोशल मीडिया में, या किसी रिश्ते में जो आपको अंदर से तोड़ रहा है, और फिर सोचा शायद मैं ही कमजोर हूं। ईमानदारी से बताइए, आपने खुद को दोष दिया है या नहीं? लेखक बताता है कि जब उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों से बात की तो एक बात बार सामने आई, डिप्रेशन सिर्फ ब्रेन प्रॉब्लम नहीं है, यह लाइफ प्रॉब्लम है। और यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर यह लाइफ प्रॉब्लम है तो आपको अपनी लाइफ बदलनी पड़ेगी। गोली निगलना आसान है, पैटर्न बदलना मुश्किल। यहाँ एक गलत धारणा टूटती है। हम सोचते हैं कि डिप्रेशन का मतलब है आप कमजोर हैं, लेकिन लेखक कहता है डिप्रेशन इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट इज अ साइन ऑफ अनमेट नीड्स। इसका सीधा मतलब है आपकी कुछ जरूरतें पूरी नहीं हो रही, और जब इंसान की बुनियादी जरूरतें अनदेखी होती हैं तो दिमाग अलार्म बजाता है। वही अलार्म है डिप्रेशन। लेकिन यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर डिप्रेशन अनमेट नीड्स का सिग्नल है तो आपको पूछना पड़ेगा, मेरी कौन सी जरूरत अधूरी है? क्या मुझे असली दोस्त चाहिए? क्या मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें अर्थ हो? क्या मुझे अपने आप से ईमानदारी चाहिए? यह सवाल आराम छीन लेते हैं। योहन हारी यह भी दिखाता है कि फार्मा इंडस्ट्री ने केमिकल इम्बैलेंस की थ्योरी को बहुत बढ़ाया, क्योंकि वह बेचने में आसान थी। योर ब्रेन इज ब्रोकन, टेक दिस पिल। सुनने में कितना सुकून देता है ना? लेकिन अगर आपका ब्रेन टूटा नहीं है बल्कि आपका माहौल जहरीला है, तो अगर आप ऐसे शहर में हैं जहां कोई आपको सच में जानता ही नहीं, अगर आप ऐसी नौकरी में हैं जो आपकी आत्मा को रोज काटती है, तब दवा क्या करेगी? अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या दवाएं बेकार हैं? लेखक ऐसा नहीं कहता। वह कहता है कुछ लोगों को उनसे मदद मिलती है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। अगर आप सिर्फ गोली पर टिके हैं और लाइफ के असली मुद्दे नहीं देख रहे, तो आप आधा इलाज कर रहे हैं, और आधा इलाज कभी पूरा ठीक नहीं करता। यहाँ स्टेक्स खड़े होते हैं। अगर आप अपनी उदासी को सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस मानते रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को कभी नहीं बदलेंगे जो आपको धीरे धीरे खा रहे हैं। और यही असली खतरा है। आप सोचते रहेंगे कि आप इलाज कर रहे हैं, जबकि आप जड़ को छू ही नहीं रहे। लेखक बताता है कि जब उसने अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे असली बातचीत, सामुदायिक जुड़ाव, अर्थपूर्ण काम की तलाश, तो धीरे धीरे एक बदलाव आया। तुरंत नहीं, जादू की तरह नहीं। पहले समझ आई, फिर आजमाया, फिर अटका। कई बार लगा कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन फिर एक दिन छोटी सी जीत मिली। एक सुबह उठकर थोड़ा हल्का महसूस हुआ, और वही छोटी जीत उम्मीद बन गई। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कोशिश की हो, गीजिम ज्वाइन किया, मेडिटेशन शुरू किया, फिर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन डिप्रेशन का जाल धीरे धीरे बना है। उसे तोड़ना भी धीरे धीरे होगा। और एक और असहज सच, डिप्रेशन कभी
कभी समाज का नेचुरल रिएक्शन है। जब आप ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां तुलना, अकेलापन और दिखावा नॉर्मल है, तो उदासी असामान्य नहीं है। असामान्य यह है कि हम उसे समझे बिना दबा देते हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह किताब आपसे आपकी जिम्मेदारी मांगती है। ये कहती है, दर्द सिर्फ हटाने की चीज नहीं, समझने की चीज है, और समझना आसान नहीं होता। अभी तक हमने सिर्फ परत हटाई है। असली झटका तब लगेगा जब लेखक बताएगा कि कैसे हमारे रिश्ते, हमारी पहचान, हमारा काम और यहाँ तक कि हमारी उम्मीदें भी डिप्रेशन को जन्म देती हैं। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। जब योहन हारी आगे बढ़ता है तो वह सीधे उस जगह पर वार करता है जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारे रिश्ते। वह कहता है कि इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत है जुड़ाव, और जब यह जुड़ाव टूटता है तो दिमाग सिर्फ उदास नहीं होता, वह खतरे का सिग्नल भेजता है। अब आप सोच रहे होंगे, यार मैं तो लोगों से घिरा रहता हूं, फिर भी खाली क्यों हूं? यही तो असली सवाल है। लेखक बताता है कि हम कनेक्टेड दिखते जरूर हैं, लेकिन असल में डिस्कनेक्टेड हैं। हजारों फॉलोअर्स, दर्जनों व्हाट्सएप ग्रुप, ऑफिस में रोज बातचीत, फिर भी अंदर एक अजीब सन्नाटा। यह सिर्फ अकेलापन नहीं, ये इमोशनल आइसोलेशन है। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि हो सकता है आप भी उसी भीड़ में खड़े हों जहां सब हंस रहे हैं, लेकिन आपको कोई सच में देख नहीं रहा। योहन हारी एक रिसर्च का जिक्र करता है जिसमें पाया गया कि जिन लोगों के पास गहरे, भरोसेमंद रिश्ते होते हैं, उनमें डिप्रेशन की संभावना बहुत कम होती है, और जिनके पास सतही रिश्ते हैं, उनमें यह संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब जरा रुकिए, ईमानदारी से बताइए, आपके जीवन में कितने लोग हैं जिनके सामने आप बिना मुखौटे के बैठ सकते हैं? अगर जवाब एक यश्ल है तो यह छोटा संकेत नहीं है, यह अलार्म है। यहां एक गलत धारणा टूटती है। हम सोचते हैं कि हमें स्ट्रांग होना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन लेखक कहता है, ह्यूमंस नीड अदर ह्यूमंस एज मच एज वी नीड एयर। यह सिर्फ भावनात्मक बात नहीं है, यह जैविक सच है। जब हम लंबे समय तक अकेलेपन में रहते हैं तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, और दिमाग लगातार खतरे की स्थिति में रहता है। फिर हम खुद से पूछते हैं, मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे अपनी उदासी को निजी कमजोरी मान लेते हैं, जबकि असल में यह सामाजिक टूटन का नतीजा होता है। लेखक बताता है कि आधुनिक समाज ने हमें इंडिविजुअल बना दिया है। बी इंडिपेंडेंट, बी सेल्फ मेड, डोंट नीड एनीवन। सुनने में पावरफुल लगता है, लेकिन अंदर से यह हमें काट रहा है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कई बार सोचा होगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं और आप अकेले छत देख रहे होते हैं, तब वह इंडिपेंडेंस कहां चला जाता है? सच बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग इमोशनल हंगा में जी रहे हैं और उसे प्रोडक्टिविटी से भरने की कोशिश कर रहे हैं। योहन हारी एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का उदाहरण देता है जहां डिप्रेस्ड लोगों को सिर्फ दवा नहीं दी गई, बल्कि उन्हें एक साथ बागवानी करने, मिलकर काम करने, एक दूसरे की मदद करने का मौका दिया गया। कुछ महीनों में उनमें सुधार दिखा। क्यों? क्योंकि उन्हें फिर से जुड़ने का मौका मिला। यह सिर्फ एक्टिविटी नहीं थी, यह बिलोंगिंग थी। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी लाइफ में असली जुड़ाव नहीं है तो कोई भी दवा आपको पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती। हाँ, वह दर्द कम कर सकती है, लेकिन खालीपन वह तब तक रहेगा जब तक कोई आपको सच में देख न ले। लेखक यहाँ एक और खतरनाक सच रखता है, हमारे रिश्ते भी ट्रांसैक्शनल हो गए हैं। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मुझे क्या मिलेगा? और जब रिश्ते सौदे बन जाते हैं तो उनमें आत्मा नहीं बचती। फिर हम सोचते हैं पता नहीं क्यों दिल नहीं लगता, क्योंकि दिल को सौदे पसंद नहीं होते। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं अपने सारे रिश्ते बदल दूं? नहीं, लेखक ये नहीं कहता कि भाग जाओ। वह कहता है पहले पहचानो कौन सा रिश्ता आपको ऊर्जा देता है और कौन सा चूस लेता है। यह फर्क समझना ही पहला कदम है। लेकिन यहीं लोग रुक जाते हैं, क्योंकि सच देखना आसान नहीं होता। यहाँ स्टेक्स और गहरे हो जाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं जो आपको समझते नहीं, सुनते नहीं, और आप सालों तक इसे नॉर्मल मानते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका आत्म सम्मान घिसता जाएगा और एक दिन आप खुद से कहेंगे, शायद मैं ही गलत हूं। यही सबसे खतरनाक मोड़ है। योहन हारी लिखता है, द ऑपोजिट ऑफ एडिक्शन इज नॉट सोब्राइटी, इट इज कनेक्शन। इस लाइन को धीरे पढ़िए। लेखक कह रहा है कि इंसान का असली इलाज जुड़ाव है, चाहे वह लत हो या डिप्रेशन। जड़ में अक्सर डिस्कनेक्शन होता है। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे
तो आप बार बार वही चक्र दोहराएंगे। पहले समझ आई मुझे जुड़ाव चाहिए, फिर आजमाया, पुराने दोस्त को कॉल किया, परिवार के साथ बैठा, फिर अटका, अजीब सा लगा, बातचीत बन नहीं पाई, गलती हुई, सोचा छोड़ो, यह सब मेरे बस का नहीं। लेकिन फिर छोटी सी जीत मिली, किसी ने सच में सुना बिना जज किए, और उस दिन थोड़ा हल्का लगा। यही प्रोग्रेशन है। यह सीधा रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ता है। अब ईमानदारी से बताइए, आप किससे भाग रहे हैं, अपने दर्द से या लोगों से? अगर आप सोचते हैं कि मैं अकेला ही ठीक हूं, तो खुद से पूछिए, क्या सच में ठीक हैं, या बस आदत पड़ गई है? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप बिजी रहते हैं ताकि गहरी बातचीत से बच सकें। आप मजाक करते हैं ताकि वल्नरेबिलिटी से बच सकें, और फिर कहते हैं कोई मुझे समझता नहीं। लेकिन क्या आपने खुद को किसी को समझने दिया? और यहीं से अगला सच शुरू होता है, क्योंकि रिश्ते ही सब कुछ नहीं है। कभी कभी आपका काम, आपकी रोज की नौकरी, आपका हर दिन उठकर वही दोहराना, वही आपको अंदर से तोड़ रहा होता है। और अगर आप यह मानकर बैठे हैं कि काम तो ऐसा ही होता है, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अब योहन हारी उस जगह उंगली रखता है जहां हम रोज 8-10 घंटे बिताते हैं, लेकिन कभी सवाल नहीं पूछते हमारा काम। वह कहता है कि डिप्रेशन का एक बड़ा कारण है मीनिंगलेस वर्क। और यह लाइन सुनते ही कई लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपका काम ही आपकी थकान की जड़ है, तो सवाल सिर्फ मूड का नहीं, पूरी जिंदगी के ढांचे का है। लेखक बताता है कि इंसान को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उसे 3 चीजें चाहिए: कंट्रोल, पर्पस और रिकॉग्निशन। अब जरा रुकिए, आपके काम में इन तीनों में से कितनी चीजें हैं? कंट्रोल मतलब क्या आप तय कर सकते हैं कि काम कैसे करेंगे? पर्पस मतलब क्या आपको लगता है कि यह काम किसी मायने में दुनिया को बेहतर बना रहा है? रिकॉग्निशन मतलब क्या कोई सच में आपके प्रयास को देखता और मानता है? अगर तीनों में से 2 भी गायब हैं, तो यह छोटा संकेत नहीं है, यह धीरे धीरे अंदर से टूटने की शुरुआत है। योहन हारी एक रिसर्च का जिक्र करता है जिसमें पाया गया कि जिन कर्मचारियों के पास अपने काम पर नियंत्रण नहीं था, उनमें डिप्रेशन की दर बहुत ज्यादा थी, और जिनके पास ऑटोनॉमी थी, उनमें कम। इसका मतलब साफ है, हम मशीन नहीं है। लेकिन आधुनिक काम का ढांचा हमें मशीन की तरह ट्रीट करता है। टारगेट पूरा करो, नंबर बढ़ाओ, परफॉर्मेंस दिखाओ, और अगर आप थक गए, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, वही आपको बीमार कर रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या सब नौकरी छोड़ दें? नहीं, लेखक यह नहीं कहता कि भागो। वह कहता है पहले समझो कि आपके अंदर जो खालीपन है, वह आलस नहीं है, वह सिग्नल है। जब आप हर सोमवार सुबह भारी दिल से उठते हैं, जब आप संडे की शाम को ही एंजाइटी महसूस करने लगते हैं, तो यह सिर्फ मूड स्विंग नहीं है, यह डिस्कनेक्शन है आप और आपके काम के बीच। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे खुद को दोष देते हैं, शायद मैं ग्रेटफुल नहीं हूं, लोगों के पास नौकरी ही नहीं, और मैं शिकायत कर रहा हूं। लेकिन ग्रेटिट्यूड और मीनिंग अलग चीजें हैं। आप थैंकफुल हो सकते हैं, फिर भी अंदर से खाली। योहन हारी लिखता है, इफ यू आर डिप्रेस्ड, मे बी इट्स नॉट यू हु इज ब्रोकन, मे बी इट्स द सिस्टम यू आर लिविंग इन। इस लाइन को हल्के में मत लीजिए। लेखक कह रहा है कि समस्या आपकी पर्सनैलिटी नहीं, आपका एनवायरनमेंट हो सकता है। और अगर एनवायरनमेंट ही जहरीला है, तो खुद को ठीक करने की कोशिश अकेले काफी नहीं होगी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद प्रमोशन के पीछे भागते भागते खुद को खो दिया। पहले सोचा बस यह माइलस्टोन मिल जाए, फिर खुश हो जाऊंगा, फिर अगला, फिर अगला। लेकिन खुशी हर बार 2 कदम दूर रही। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी खुद से पूछा कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं? लेखक कहता है कि इंसान को मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती है। अगर उसे लगे कि उसका काम किसी के जीवन में फर्क डाल रहा है, तो वह ज्यादा रेजिलिएंट होता है। लेकिन अगर उसे लगे कि वह सिर्फ स्प्रेडशीट भर रहा है, सिर्फ प्रॉफिट बढ़ा रहा है, तो धीरे धीरे उसका आत्म मूल्य गिरता है, और एक दिन वह खुद से कहता है, मैं रिप्लेसेबल हूं। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। अगर आपका काम आपको रिप्लेसेबल महसूस करा रहा है, तो आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाएगा, और सर्वाइवल मोड में क्रिएटिविटी, जॉय, कनेक्शन सब कम हो जाते हैं। फिर आप पूछते हैं, मैं इतना नम क्यों हूं? योहन हारी एक उदाहरण देता है जहां एक कंपनी ने कर्मचारियों को ज्यादा कंट्रोल दिया, काम कैसे करें, कब करें, टीम कैसे ऑर्गेनाइज करें। कुछ महीनों में उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर हुई, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। इसका मतलब क्या है? जब इंसान को एजेंसी मिलती है, तो वह खिलता है। जब एजेंसी छीन ली जाती है, तो वह सिकुड़ता है। लेकिन यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं,
क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि आपका काम आपको बीमार कर रहा है तो अगला सवाल बहुत डरावना है, मैं क्या करूं? और यही डर हमें चुप रखता है। पहले समझ आए मेरे काम में मीनिंग की कमी है, फिर आजमाया, छोटे बदलाव किए, टीम से खुलकर बात की, अपने रोल में क्रिएटिव स्पेस ढूंढा, फिर अटका। बॉस ने कहा यह सब प्रैक्टिकल नहीं है। गलती हुई, सोचा शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन फिर छोटी जीत मिली, किसी छोटे प्रोजेक्ट में सच में फर्क पड़ा। और उस दिन लगा मैं सिर्फ सैलरी स्लिप नहीं हूं। यह प्रोग्रेशन आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अब एक और गलत धारणा तोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि सक्सेस से डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन लेखक बताता है कि कई हाई अचीवर्स भी अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि सक्सेस और सेटिस्फैक्शन अलग चीजें हैं। अगर आपकी सफलता आपके मूल्यों से मेल नहीं खाती तो वह अंदर शोर पैदा करेगी। ईमानदारी से बताइए, आप किसकी दौड़ दौड़ रहे हैं, अपनी या समाज की? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह सवाल आराम नहीं देगा और स्टेक्स यहां और बढ़ जाते हैं। अगर आप सालों तक ऐसे काम में रहेंगे जो आपको अंदर से खाली कर रहा है, तो धीरे धीरे आपकी पहचान उसी खालीपन से जुड़ जाएगी। आप खुद को थका हुआ, उदास, अनइंस्पायर्ड कहने लगेंगे और फिर आपको लगेगा मैं ऐसा ही हूं। यही सबसे बड़ा खतरा है, जब आप एनवायरनमेंट की समस्या को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। योहन हारी ये नहीं कहता कि हर किसी को रैडिकल बदलाव करना चाहिए। वह कहता है पहचानो कि आपकी उदासी में सिस्टम का हिस्सा कितना है। अगर आप कारण पहचान लेंगे तो ब्लेम कम होगा, और ब्लेम कम होगा तो शेम कम होगा, और जब शेम कम होगा तभी हीलिंग शुरू होगी। लेकिन काम और रिश्ते ही सब कुछ नहीं है। लेखक अब एक और गहरी जड़ की तरफ जाता है, हमारी वैल्यूज। हम किस चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं? और अगर आपकी पूरी जिंदगी उन चीजों के पीछे भाग रही है जो असली संतोष नहीं देती, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अब योहन हारी एक और परत हटाता है, और यह परत सबसे खतरनाक है, हमारी वैल्यूज। वह कहता है कि डिप्रेशन का एक गहरा कारण है कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सच में हमें चाहिए वह कुछ और है। और यह सुनकर आप शायद कहेंगे, यार वैल्यूज से डिप्रेशन का क्या लेना देना? लेना देना सब कुछ है। लेखक समझाता है कि हमारी कल्चर हमें एक्सट्रिंसिक वैल्यूज की तरफ धकेलती है। पैसा, स्टेटस, दिखावा, दूसरों की नजर में सफल दिखना। और इंट्रिंसिक वैल्यूज क्या हैं? जुड़ाव, अर्थ, विकास, दया, योगदान। अब रुकिए, ईमानदारी से बताइए, आपकी रोज की भागदौड़ किस तरफ है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? यह सवाल हल्का नहीं है, क्योंकि अगर आपकी पूरी एनर्जी उस चीज के पीछे जा रही है जो आपको असली संतोष ही नहीं दे सकती, तो आप चाहे जितना हासिल कर लें, खालीपन रहेगा। योहन हारी एक रिसर्च का हवाला देता है जिसमें पाया गया कि जो लोग अपनी जिंदगी एक्सट्रिंसिक गोल्स के इर्द गिर्द बनाते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, बेहतर दिखनाओं में एंजाइटी और डिप्रेशन की दर ज्यादा होती है। और जो लोग इंट्रिंसिक गोल्स को प्राथमिकता देते हैं, रिश्ते, समुदाय, व्यक्तिगत विकास, उनमें मानसिक संतुलन बेहतर होता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या पैसा कमाना गलत है? नहीं, लेखक पैसा कमाने के खिलाफ नहीं है। वह कहता है जब पैसा साधन से लक्ष्य बन जाता है तब समस्या शुरू होती है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आपकी पहचान आपकी कमाई से जुड़ी है तो आपकी शांति भी उसी पर टिकी है। और पैसा कभी स्थिर नहीं होता। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं बस थोड़ा और, बस अगली कार, अगला फोन, अगला प्रमोशन। लेकिन यह बस थोड़ा और एक अंतहीन दौड़ है। और जब आप रुक कर देखते हैं तो पता चलता है कि आपने दौड़ तो जीती, लेकिन खुद को खो दिया। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद इंस्टाग्राम पर किसी की लाइफ देखकर सोचा होगा काश मेरी भी ऐसी होती, और उसी दिन आपने अपनी लाइफ को कम समझ लिया। यह सिर्फ कंपैरिजन नहीं है, यह धीरे धीरे आत्म सम्मान को खा जाने वाली आदत है, और आप इसे नॉर्मल मान चुके हैं। योहन हारी लिखता, द मोर यू चेस एक्सट्रिंसिक गोल्स, द मोर यू निग्लेक्ट द इंट्रिंसिक वंस। इसका सीधा मतलब है, आप जितना बाहर की चमक के पीछे भागेंगे उतना अंदर की जरूरतों को दबाएंगे। और जब अंदर की जरूरतें अनसुनी रह जाती हैं तो डिप्रेशन सिर्फ समय की बात होती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी खुशी लाइक्स, सैलरी या दूसरों की मंजूरी पर टिकी है तो आप बहुत फ्रैजाइल जमीन पर खड़े हैं, क्योंकि ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। और जब कंट्रोल नहीं होता तो इनसिक्योरिटी बढ़ती है, इनसिक्योरिटी बढ़ती है तो एंजाइटी बढ़ती है, और एंजाइटी लंबे समय में डिप्रेशन का रास्ता खोलती है। पहले समझ आई मैं गलत चीजों के पीछे भाग रहा हूं, फिर आजमाया, थोड़ा फोकस बदला, रिश्तों में समय दिया, किसी मीनिंगफुल काम में हाथ डाला, फिर अटकांदर से आवाज आई,
लेकिन लोग क्या कहेंगे? गलती हुई, फिर से कंपैरिजन में फंस गया। लेकिन फिर छोटी जीत मिली, एक दिन बिना दिखावे के बिताया और अजीब सी शांति महसूस हुई। छोटी थी लेकिन असली थी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि वैल्यूज बदलना आसान नहीं है। यह सिर्फ आदत नहीं, पहचान बदलने जैसा है। अगर आप सालों से खुद को सफल दिखाने में लगे हैं, तो अचानक खुद से पूछना, मैं सच में क्या चाहता हूं? डरावना लगता है। योहन हारी बताता है कि जब समाज पूरी तरह एक्सट्रिंसिक वैल्यूज पर टिक जाता है, तो लोगों में डिस्कनेक्शन बढ़ता है। हर कोई एक दूसरे को कंपेटिटर की तरह देखने लगता है, और जब रिश्ते कंपटीशन बन जाए तो ट्रस्ट खत्म होता है। ट्रस्ट खत्म होता है तो लोनलीनेस बढ़ती है, और लोनलीनेस डिप्रेशन की जमीन है। अब ईमानदारी से बताइए, आप कितनी बार किसी की सफलता देखकर जेन्युइनली खुश हुए हैं, और कितनी बार अंदर हल्की सी जलन हुई है? यह सवाल छोटा नहीं है, क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट आपको लगातार तुलना में रख रहा है, तो आपका नर्वस सिस्टम कभी आराम नहीं करेगा। लेखक यहां एक और धारणा तोड़ता है। हम सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब है ज्यादा विकल्प, लेकिन बहुत सारे विकल्प भी पैरालिसिस ला सकते हैं। जब हर दिन आपको खुद को प्रूव करना हो, खुद को ब्रांड बनाना हो, खुद को मार्केट करना हो, तो आप इंसान से प्रोडक्ट बन जाते हैं, और प्रोडक्ट थक जाते हैं। यह लाइन खतरनाक है। अगर आपने खुद को एक प्रोडक्ट बना लिया है, तो आप अपनी वैल्यू हमेशा मार्केट के हिसाब से नापेंगे, और मार्केट कभी संतुष्ट नहीं होता। योहन हारी यह नहीं कहता कि दुनिया बदलने का इंतजार करो। वह कहता है, छोटे स्तर पर अपनी वैल्यूज को रिक्लेम करो। अपने दिन में 1 घंटा ऐसा रखो जो सिर्फ मीनिंग के लिए हो, ना कि दिखावे के लिए। किसी ऐसे इंसान से मिलो जहां स्टेटस मैटर न करे। किसी ऐसे काम में हाथ डालो जहां अपलॉज न मिले, लेकिन दिल शांत हो। लेकिन अगर आप यह नहीं करेंगे, अगर आप वही दौड़ते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी उस दौड़ से जुड़ जाएगी। और जब दौड़ रुक जाएगी, रिटायरमेंट, लॉस, फेलियर, तो आप खुद को खाली पाएंगे। और यही वह जगह है जहां बहुत लोग टूट जाते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आपके पास क्या है, सवाल यह है कि आप किसके पीछे भाग रहे हैं। और अगर आप अभी भी यह मानते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगली परत और भी गहरी है। हमारा बचपन, हमारे घाव, और वे कहानियां जो हमने अपने बारे में गढ़ ली। अब योहन हारी उस जगह ले जाता है जहां ज्यादातर लोग जाना ही नहीं चाहते, बचपन। क्योंकि सच यह है कि डिप्रेशन सिर्फ आज की थकान नहीं होता, वह अक्सर पुराने घावों की गूंज होता है। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। हो सकता है आपकी आज की उदासी का बीज सालों पहले बोया गया हो। लेखक बताता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा सिर्फ बड़े हादसे नहीं होते। हर ट्रॉमा हिंसा या दुर्घटना नहीं होता। कभी कभी यह वह खामोशी होती है जहां आपकी भावनाएं कभी सुनी ही नहीं गईं। वह घर जहां आपने रोना सीखा लेकिन किसी ने पूछा नहीं क्या हुआ। वह स्कूल जहां आपको तुलना में तौला गया। वह पल जब आपने तय किया मुझे अपनी सच्ची भावनाएं छिपानी होंगी। अब आप सोच रहे होंगे, यार सबका बचपन परफेक्ट नहीं होता, इसमें नया क्या है? नया यह है कि हमारा दिमाग इन अनुभवों को सिर्फ याद नहीं रखता, वह उनसे हमारी पहचान बना लेता है। योहन हारी लिखता है, When children are not loved in the way they need, they don't stop loving their parents, they stop loving themselves. यह लाइन खतरनाक है। इसका मतलब यह है कि बच्चा अपने माता पिता को गलत नहीं ठहराता, वह खुद को दोष देता है। शायद मैं ही ठीक नहीं हूं, और यही बीज बाद में डिप्रेशन बन सकता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी खुद को बिना वजह कम आंका है? बिना वजह शर्म महसूस की है? बिना वजह सोचा है कि मैं इनफ नहीं हूं? यह बिना वजह नहीं होता। ये कहानी है जो कहीं से शुरू हुई थी। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे कहते हैं, छोड़ो यार, पुरानी बातों का क्या रोना। लेकिन ट्रॉमा इग्नोर करने से मिटता नहीं, वह बस शेप बदल लेता है। कभी सेल्फ क्रिटिसिज्म बनकर, कभी ओवर अचीवमेंट बनकर, कभी रिश्तों से भागने की आदत बनकर। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद किसी के सामने खुलने की कोशिश की होगी और रिजेक्शन महसूस किया होगा। फिर आपने तय किया, मैं किसी पर इतना भरोसा नहीं करूंगा, और धीरे धीरे आपने वॉल्स खड़ी कर ली। आज वही वॉल्स आपको सेफ भी रखती हैं और अकेला भी। योहन हारी समझाता है कि ट्रॉमा नर्वस सिस्टम को हाइपर अलर्ट बना देता है। मतलब आपका दिमाग हर समय खतरे की तलाश में रहता है। छोटी सी आलोचना भी आपको अंदर से हिला देती है। कोई देर से रिप्लाई करे तो एंजाइटी बढ़ जाती है, और आप सोचते हैं, मैं इतना सेंसिटिव क्यों हूं? यह सेंसिटिविटी कमजोरी नहीं है, यह पुरानी चोट की प्रतिक्रिया है। लेकिन यह बात सुनना आसान नहीं, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं
कि आपके अंदर का पेन पुराना है तो आपको उसे फेस करना पड़ेगा, और फेस करना मतलब फिर से महसूस करना, और हम महसूस करने से डरते हैं। पहले समझ आई शायद मेरी रिएक्शंस का सॉस पुराना है, फिर आजमाया किसी भरोसेमंद इंसान से बात की, थेरेपी ली, जर्नल लिखा, फिर अटका, पुरानी यादें खुली, दर्द बढ़ा, लगा मैं और टूट रहा हूँ, गलती हुई, सोचा यह सब बेकार है, लेकिन फिर छोटी जीत मिली, पहली बार समझ आया कि मैं ब्रोकन नहीं हूँ, मैं वूंडेड हूँ, और वूंड का इलाज होता है। यह फर्क छोटा नहीं है। योहन हारी एक और धारणा तोड़ता है। हम सोचते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन समय सिर्फ ढंक देता है। अगर घाव साफ न किया जाए तो वह अंदर सड़ता है, और डिप्रेशन कभी कभी उसी सड़े हुए घाव की गंध है। यह लाइन आपको चुभ सकती है। अगर आप बार बार वही टॉक्सिक पैटर्न दोहरा रहे हैं तो हो सकता है आप अनकॉन्शियसली उसी पुराने दर्द को रिएनेक्ट कर रहे हों, क्योंकि दर्द परिचित है और इंसान परिचित चीजों की तरफ खींचता है, भले ही वे नुकसानदेह हों। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी ऐसे रिश्ते चुने जो आपको फिर वही इनसिक्योरिटी दें? क्या आपने कभी खुद को सबताज किया जब सब अच्छा चल रहा था? यह कोइंसिडेंस नहीं है। योहन हारी कहता है कि हीलिंग का मतलब अतीत मिटाना नहीं, उसकी कहानी बदलना है। जब आप अपने बचपन की घटनाओं को नए नजरिए से देखते हैं, मैं कमजोर नहीं था, मैं अकेला था, तो सेल्फ ब्लेम कम होने लगता है, और जब सेल्फ ब्लेम कम होता है तो शेम कम होता है, और शेम कम होगा तभी डिप्रेशन की पकड़ ढीली होगी। लेकिन यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह काम धीमा है, यह ग्लैमरस नहीं है, इसमें अपलॉज नहीं मिलता, इसमें कई बार आप और वल्नरेबल महसूस करेंगे। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मेरा बचपन मुझे अफेक्ट नहीं करता, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच यह है कि जो अनदेखा है वही अक्सर सबसे ज्यादा असर करता है, और स्टेक्स यहाँ बहुत बड़े हैं। अगर आप अपने पुराने घावों को पहचानेंगे नहीं तो आप उन्हें अपने बच्चों, अपने रिश्तों, अपने फैसलों में दोहराएंगे। आप कहेंगे मैं ऐसा ही हूं, लेकिन असल में आप वही पुरानी कहानी जी रहे होंगे। योहन हारी यह नहीं कहता कि सब कुछ पेरेंट्स की गलती है, वह कहता है हम सब ऐसे सिस्टम में पले हैं जहां भावनाओं को दबाना सिखाया गया। मर्द बनो, रो मत, इतनी सी बात पर क्यों अपसेट हो। ये वाक्य छोटे लगते हैं, लेकिन ये बच्चे को सिखाते हैं मेरी भावनाएं गलत हैं। और जब इंसान अपनी ही भावनाओं पर भरोसा खो देता है तो वह खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और सेल्फ डिस्कनेक्शन डिप्रेशन की जड़ है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने अतीत को सिर्फ याद रखेंगे या समझेंगे भी? क्योंकि समझे बिना बदलाव नहीं आता। और अगर आपने अभी तक यह मान लिया है कि आपका दर्द सिर्फ आज की परिस्थितियों से है, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगला सच यह दिखाएगा कि हमारा शरीर, हमारा दिमाग और हमारा माहौल कैसे एक साथ मिलकर हमें उस गहराई में ले जाते हैं जहां से निकलना आसान नहीं होता। अब योहन हारी हमें एक और असहज सच्चाई के सामने खड़ा करता है। डिप्रेशन सिर्फ दिमाग की कहानी नहीं है, यह शरीर और माहौल की भी कहानी है। और अगर आपने अभी तक यह मान रखा है कि यह सब बस सोच का खेल है, तो यह बात आपको थोड़ा हिला सकती है। लेखक कहता है कि हमारा शरीर और दिमाग अलग अलग चीजें नहीं है। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं, जब आपको हर समय असुरक्षा महसूस होती है, जब नींद अधूरी है, जब खाना खराब है, जब शरीर हिलता डुलता नहीं, तो दिमाग पर असर पड़ेगा ही। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने लाइफस्टाइल को नहीं छूते, हम सीधे अपने दिमाग को दोष दे देते हैं। यहां एक गलत धारणा टूटती है, डिप्रेशन सिर्फ मेंटल नहीं है, यह बायोलॉजिकल भी है, लेकिन उस तरह नहीं जैसे हमें बताया गया। योहन हारी बताता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, और रिसर्च दिखाती है कि जिन लोगों में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है उनमें डिप्रेशन के लक्षण भी ज्यादा होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या यह फिर से बॉडी का केमिकल इशू नहीं हुआ? फर्क यह है कि इस बार केमिकल इंबैलेंस हवा में नहीं आया, वह आपकी जिंदगी के दबाव से आया। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप सालों से अपने शरीर की अनदेखी कर रहे हैं, तो आप अपने मूड को भी कमजोर कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, कितनी नींद लेते हैं? कितना नेचुरल सनलाइट मिलता है? कितनी बार बिना किसी स्क्रीन के बस चुपचाप बैठे हैं? अगर जवाब शर्मिंदा कर रहा है तो रुकिए। यह गिल्ट देने के लिए नहीं है, यह दिखाने के लिए है कि हम अपने नर्वस सिस्टम को लगातार ओवरलोड कर रहे हैं। योहन हारी समझाता है कि हमारा नर्वस सिस्टम सेफ्टी चाहता है। जब उसे सेफ्टी नहीं मिलती तो वह सर्वाइवल मोड में रहता है। सर्वाइवल मोड में आपका दिमाग क्रिएटिविटी नहीं सोचता, खुशी नहीं ढूंढता, वह बस खतरे से बचना चाहता है। और अगर आपकी जिंदगी ही लगातार स्ट्रेस का सॉस है,
तो आपका शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करेगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों में जब आप अच्छी नींद लेते हैं, थोड़ा बाहर चलते हैं, थोड़ा कम प्रेशर होता है, तो मूड हल्का होता है। और जब डेडलाइन, टेंशन, जंक फूड और लेट नाइट्स एक साथ आते हैं तो सब भारी लगता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। योहन हारी एक और महत्वपूर्ण बात करता है प्रकृति से डिस्कनेक्ट। वह बताता है कि इंसान लाखों साल तक खुले वातावरण, पेड़ों, मिट्टी, सूरज के बीच रहा है और अचानक हम कंक्रीट, आर्टिफिशियल लाइट और बंद कमरों में सिमट गए हैं। रिसर्च कहती है कि प्रकृति में समय बिताने से डिप्रेशन के लक्षण कम होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर समाधान इतना बेसिक है, नींद, धूप, शरीर की देखभाल, तो हम खुद से पूछेंगे कि हमने इसे प्रायोरिटी क्यों नहीं बनाया। यहाँ स्टेक्स और गहरे हैं। अगर आप अपने शरीर को लगातार इग्नोर करेंगे तो दिमाग को भी रिपेयर का मौका नहीं मिलेगा। आप थेरेपी करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, एफर्मेशंस बोलेंगे, लेकिन अगर बॉडी लगातार अलार्म में है तो हीलिंग अधूरी रहेगी। योहन हारी लिखता है, योर पेन इज नॉट जस्ट इन योर हेड, इट्स इन योर बॉडी, इन योर एनवायरमेंट, इन द वे यू लिव। इसका मतलब है कि इलाज भी मल्टी लेयर्ड होगा, सिर्फ सोच बदलने से नहीं, जीने का तरीका बदलने से। पहले समझ आए मेरा शरीर भी हिस्सा है, फिर आजमाया, स्लीप शेड्यूल ठीक किया, थोड़ा एक्सरसाइज शुरू किया, जंक कम किया, फिर अटका 2 हफ्ते बाद पुरानी आदतें लौट आईं। गलती हुई, सोचा मुझसे डिसिप्लिन नहीं होगा, लेकिन फिर छोटी जीत मिली। एक दिन जब सब छोड़ देने का मन था, फिर भी वॉक पर गया और उस दिन थोड़ा कंट्रोल महसूस हुआ। ये कंट्रोल छोटा है लेकिन जरूरी है, क्योंकि डिप्रेशन अक्सर हेल्पलेसनेस से जुड़ा होता है। जब आपको लगे कि आप कुछ बदल नहीं सकते, और जब आप शरीर से जुड़ी छोटी छोटी चीजें बदलते हैं तो आपको याद आता है, मैं पूरी तरह पावरलेस नहीं हूं। लेकिन यहाँ एक और असहज सच है, हम अक्सर खुद को उस एनवायरनमेंट में रखते हैं जो हमें बीमार करता है। टॉक्सिक वर्कप्लेस, टॉक्सिक रिलेशनशिप, कांस्टेंट कंपैरिजन, अनहेल्थी रूटीन, और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारा दिमाग स्टेबल रहे। ये ऐसे है जैसे धुएं से भरे कमरे में खड़े होकर पूछना मुझे खांसी क्यों हो रही है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि सब ठीक है तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच यह है कि हीलिंग सिर्फ अंदर की नहीं, बाहर की भी होगी। योहन हारी यह नहीं कहता कि सब कुछ ओवरनाइट बदल जाएगा। वह कहता है पहले पहचानो कि आपका नर्वस सिस्टम किस चीज से ट्रिगर होता है, कौन सी जगह, कौन सा इंसान, कौन सी आदत आपको हैवी बना देती है। अवेयरनेस पहला कदम है, बिना अवेयरनेस के बदलाव इल्यूजन है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने बॉडी सिग्नल्स को सुनते हैं या उन्हें पुश करके आगे बढ़ जाते हैं? हेडेक, फटीग, इरिटेबिलिटी, ये सब मैसेजेस हैं, लेकिन हम उन्हें म्यूट कर देते हैं। और अगर आप इन्हें सालों तक म्यूट करते रहेंगे तो एक दिन आपका सिस्टम जोर से चिल्लाएगा, कभी पैनिक अटैक के रूप में, कभी बर्नआउट के रूप में, कभी गहरे डिप्रेशन के रूप में। और यहीं से अगली सच्चाई शुरू होती। योहन हारी अब उस झूठ को तोड़ता है जिसे हम स्ट्रेंथ समझ बैठे हैं। मैं अकेला ही काफी हूं। सुनने में कितना पावरफुल लगता है ना, सेल्फ मेड, इंडिपेंडेंट, किसी की जरूरत नहीं। लेकिन लेखक कहता है यही इल्यूजन हमें भीतर से तोड़ रहा है। वह साफ लिखता है, वी आर द लोनलीस्ट सोसाइटी दैट हैज एवर एग्जिस्टेड। ये लाइन हल्की नहीं है। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी, पैसे और सुविधाओं के बावजूद हम इमोशनल तौर पर पहले से ज्यादा कटे हुए हैं। और जब इंसान लंबे समय तक डिस्कनेक्टेड रहता है तो उसका दिमाग इसे खतरे की तरह लेता है। अब आप सोच रहे होंगे, यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूं, मुझे अकेलापन पसंद है। ठीक है, अकेले रहना और अकेला पड़ जाना अलग चीज है। अकेले रहना चॉइस है, अकेला पड़ जाना मजबूरी। और डिप्रेशन अक्सर मजबूरी वाले अकेलेपन से पैदा होता है। योहन हारी समझाता है कि जब इंसान खुद को ट्राइब से कटा हुआ महसूस करता है तो उसका नर्वस सिस्टम अलर्ट हो जाता है। हजारों साल पहले अगर आप ट्राइब से अलग हो जाते तो आपका सर्वाइवल खतरे में पड़ जाता। आज फिजिकल खतरा नहीं है, लेकिन दिमाग वही पुराना सॉफ्टवेयर चलाता है। इसलिए सोशल रिजेक्शन, आइसोलेशन या डिस्कनेक्ट आज भी हमें अंदर से हिला देता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, अगर आपने खुद को इमोशनली आइसोलेट कर लिया है तो आप अपने दिमाग को लगातार सर्वाइवल मोड में रख रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए अपनी कमजोरी छुपाई है? कभी किसी को कॉल नहीं किया सिर्फ इसलिए कि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता? कभी अपनी सच्ची फीलिंग्स दबा दी क्योंकि लगा कोई समझेगा नहीं? ये छोटी आदतें नहीं हैं, यही धीरे धीरे दीवार बन जाती हैं। योहन हारी एक कम्युनिटी एक्सपेरिमेंट का जिक्र करता है
जहां लोगों को बस एक काम दिया गया, हर हफ्ते मिलो, साथ बैठो, अपनी सच्ची बात कहो, कोई जजमेंट नहीं। कुछ महीनों बाद डिप्रेशन के लक्षण कम हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें याद आया कि वे अकेले नहीं हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि जब कोई आपको सच में सुन लेता है, बिना एडवाइस दिए, बिना कंपेयर किए, तो दिल हल्का हो जाता है। और जब आप सबके बीच होकर भी अनसीन महसूस करते हैं, तो अंदर भारीपन बढ़ जाता है। यहाँ एक और गलत धारणा टूटती है। हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया कनेक्शन है, लेकिन योहन हारी कहता है, सुपरफिशियल कनेक्शन डीप लोनलीनेस को और बढ़ा सकता है। आप दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं और अपनी रियलिटी से तुलना करते हैं, और धीरे धीरे आपको लगता है सब खुश हैं, बस मैं नहीं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे कंपैरिजन को नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन कंपैरिजन नर्वस सिस्टम को थ्रेट सिग्नल देता है, मैं पीछे हूं, मैं कम हूं। और यह सिग्नल बार बार मिले तो डिप्रेशन की जमीन तैयार होती है। योहन हारी लिखता है, लोनलीनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ पीपल, इट इज द एब्सेंस ऑफ फीलिंग सीन। इसका मतलब है, भीड़ में होना काफी नहीं, महसूस होना जरूरी है। और अगर आप सालों से खुद को मास्क में रखे हुए हैं, तो लोग आपको देख भी कैसे पाएंगे? यह लाइन आपको चुभ सकती है। अगर आप वल्नरेबिलिटी से भागते हैं, तो आप कनेक्शन से भी भाग रहे हैं। पहले समझ आई मुझे लोगों की जरूरत है, फिर आजमाया किसी दोस्त से खुलकर बात की, फिर अटका डर लगा कि कहीं वह जज न करे, गलती हुई बीच में ही मजाक में बात टाल दी। लेकिन फिर छोटी जीत मिली, एक दिन सच में रोया और सामने वाले ने बस चुपचाप सुना। उस दिन लगा, मैं टूटा नहीं हूं, मैं इंसान हूं। यह प्रोग्रेशन आसान नहीं है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी ईगो को चोट पहुंचाती है। हम स्ट्रांग दिखना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रांग दिखते दिखते हम स्टिफ हो जाते हैं, और स्टिफ चीजें टूटती जल्दी हैं। यहाँ स्टेक्स बहुत साफ हैं। अगर आप खुद को आइसोलेट करते रहेंगे, तो डिप्रेशन की पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि आइसोलेशन शेम को बढ़ाता है, और शेम आपको और आइसोलेट करता है। यह विशेष साइकिल है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच यह है, इंसान कनेक्शन के बिना थ्राइव नहीं कर सकता। योहन हारी यह नहीं कहता कि भीड़ में घुस जाओ, वह कहता है, छोटे सच्चे कनेक्शन बनाओ, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। एक ऐसा इंसान खोजो जिसके सामने मास्क उतार सको। एक ऐसा स्पेस बनाओ जहां कंपटीशन नहीं, कंपैशन हो। अब ईमानदारी से बताइए, आपने आखिरी बार कब किसी से बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना फोन, सिर्फ इंसान की तरह बात की थी? अगर याद नहीं आ रहा, तो समझिए आप बिजी नहीं हैं, डिस्कनेक्टेड हैं। और अगर आपने अभी तक यह मान रखा है कि डिप्रेशन सिर्फ आपकी पर्सनल फेलियर है, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगला सच यह दिखाएगा कि कैसे हमारा पूरा कल्चर हमें खुद से और एक दूसरे से काट रहा है, और हम उसे प्रोग्रेस समझ रहे हैं। अब योहन हारी उस भ्रम पर सीधा वार करता है जिसे हम प्रोग्रेस कहकर सेलिब्रेट करते हैं। वह पूछता है, अगर हम इतने मॉडर्न, इतने कनेक्टेड, इतने एडवांस्ड हो गए हैं, तो फिर हम पहले से ज्यादा एंग्शियस और डिप्रेस्ड क्यों हैं? यह सवाल हल्का नहीं है, क्योंकि अगर प्रोग्रेस ही हमें तोड़ रही है, तो हमें अपनी पूरी दिशा पर सवाल उठाना पड़ेगा। लेखक बताता है कि हमारा कल्चर हमें लगातार कंपेयर, कंपीट और कंज्यूम करने के लिए ट्रेन करता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, पहले आओ, आगे बढ़ो, जीतो। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि अगर इस दौड़ में खुद को खो दोगे तो क्या बचेगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है आप जिस लाइफस्टाइल को अचीवमेंट मान रहे हैं, वही धीरे धीरे आपको खाली कर रहा हो। योहन हारी लिखता है, We live in a machine that is designed to make us feel inadequate. इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। लेखक कह रहा है कि हमारा सिस्टम ही ऐसा बना है कि हमें लगातार कमी महसूस हो। विज्ञापन आपको बताते हैं आप अभी पर्याप्त नहीं हैं। सोशल मीडिया आपको दिखाता है दूसरे आपसे बेहतर हैं, और कॉर्पोरेट कल्चर आपको कहता है और करो और बनो और दिखाओ। अब आप सोच रहे हो, ये तो एम्बिशन गलत है। नहीं, एम्बिशन गलत नहीं है, लेकिन जब एम्बिशन इनसिक्योरिटी से पैदा हो, तो वह आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। ईमानदारी से बताइए, आपकी कितनी इच्छाएं सच में आपकी हैं और कितनी सोसाइटी ने आपके अंदर डाली हैं? क्या वह कार, वह लाइफस्टाइल, वह इमेज सच में आपकी जरूरत है या सिर्फ कंपैरिजन का नतीजा है? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसका जवाब अक्सर हमें खुद से शर्मिंदा कर देता है। योहन हारी एक और धारणा तोड़ता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा चॉइस मतलब ज्यादा फ्रीडम, लेकिन रिसर्च बताती है कि बहुत ज्यादा विकल्प एंजाइटी बढ़ाते हैं। जब हर दिन आपको खुद को साबित करना हो, खुद को अपग्रेड करना हो, खुद को मार्केट करना हो, तो आप इंसान कम, प्रोजेक्ट ज्यादा बन जाते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं।
आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि आप कभी फुली सेटिस्फाइड नहीं होते। कुछ हासिल करते ही दिमाग अगला टारगेट ढूंढ लेता है। यह हंगा नेचुरल नहीं है, यह ट्रेंड है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं शायद मुझ में ही पेशेंस की कमी है, लेकिन असल में सिस्टम ही आपको रेस्टलेस रखता है। अगर आप सेटिस्फाइड हो गए तो आप कंज्यूम कम करेंगे और सिस्टम को आपका डिसैटिस्फैक्शन चाहिए। यह लाइन खतरनाक है। अगर आपका सेल्फ वर्थ मार्केट से जुड़ा है तो मार्केट के उतार चढ़ाव आपके मूड को भी हिलाएंगे। योहन हारी बताता है कि जब लोग अपने कल्चर से डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं, जब उन्हें लगता है कि वे किसी मीनिंगफुल स्टोरी का हिस्सा नहीं है, तो डिप्रेशन बढ़ता है। पहले कम्युनिटीज थीं, रिचुअल्स थे, शेयर्ड पर्पस था। अब हम फ्रैगमेंटेड हैं। हर कोई अपनी स्क्रीन में बंद है। पहले समझ आए मेरा डिसैटिस्फैक्शन सिर्फ पर्सनल नहीं है, फिर आजमाया। सोशल मीडिया कम किया, कंपैरिजन कम किया, खुद को पॉज दिया, फिर अटका, बोरियत हुई, फोमो आया, गलती हुई, फिर वही स्क्रोलिंग शुरू। लेकिन फिर छोटी जीत मिली, एक दिन फोन दूर रखा और बिना वजह शांति महसूस की। यह शांति नहीं थी लेकिन सच्ची थी। यह प्रोग्रेशन स्लो है क्योंकि हमारा दिमाग डोपामीन का आदी हो चुका है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक एक छोटा रिवॉर्ड है, और जब यह रिवॉर्ड कम होता है तो खालीपन ज्यादा दिखता है। लेकिन वही खालीपन असली सिग्नल है। योहन हारी कहता है, अगर आप अपने कल्चर के खिलाफ छोटे छोटे रिबेलियन नहीं करेंगे तो कल्चर आपको शेप करता रहेगा और आप सोचेंगे मैं ऐसा ही हूं, जबकि असल में आप कंडीशनड हैं। यह बात सुनना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह कंजम्पशन और कंपैरिजन पर बना ली है तो डिप्रेशन कोई एक्सीडेंट नहीं है, वह प्रिडिक्टेबल आउटकम है। ईमानदारी से बताइए, आपने आखिरी बार कब कुछ सिर्फ खुशी के लिए किया था, बिना पोस्ट किए, बिना बताए? अगर याद नहीं तो समझिए आप जी नहीं रहे, आप परफॉर्म कर रहे हैं, और स्टेक्स यहां और बड़े हैं। अगर पूरा सोसाइटी आपको इनएडिक्वेट महसूस कराता रहेगा और आप उस नैरेटिव को चैलेंज नहीं करेंगे तो आप खुद को हमेशा पीछे महसूस करेंगे, और लगातार पीछे महसूस करना धीरे धीरे होपलेसनेस में बदल सकता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, तो रुकिए, सबको फर्क पड़ता है। फर्क यह है कि कौन उस फर्क को समझता है और कौन उसका गुलाम बन जाता है। योहन हारी यह नहीं कहता कि पहाड़ पर चले जाओ और दुनिया छोड़ दो। वह कहता है कॉन्शियस बनो, पहचानो कि कौन सी आवाज आपकी है और कौन सी इम्प्लांटेड है। जब आप यह फर्क पहचान लेते हैं तो डिप्रेशन की जड़ थोड़ी ढीली पड़ती है, क्योंकि अब आप अंधे नहीं हैं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कल्चर, कनेक्शन और बॉडी के बाद भी अब योहन हारी हमें उस जगह ले आता है जहां बहुत लोग चुप हो जाते हैं। होप, क्योंकि सच यह है, डिप्रेशन सिर्फ दुख नहीं है, वह होपलेसनेस है। वह ये एहसास है कि कुछ बदलने वाला नहीं, और जब इंसान को लगे कि भविष्य बंद है तो वर्तमान भी भारी हो जाता है। लेखक साफ कहता है, द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ डिप्रेशन इज द बिलीफ दैट यू आर पावरलेस। ये लाइन हल्की नहीं है। अगर आपको लगने लगे कि आपके पास कोई कंट्रोल नहीं, कोई असर नहीं, कोई रास्ता नहीं, तो दिमाग धीरे धीरे शटडाउन होने लगता है, मोटिवेशन गिरता है, एनर्जी कम होती है, और फिर हम खुद से कहते हैं मैं आलसी हूं। लेकिन यह आलस नहीं, लर्न्ड हेल्पलेसनेस हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे लर्न्ड हेल्पलेसनेस क्या है? योहन हारी समझाता है कि जब इंसान बार बार कोशिश करता है और बार बार असफल होता है तो एक समय बाद वह कोशिश करना ही छोड़ देता है। वह मान लेता है मेरे हाथ में कुछ नहीं, और यह बिलीफ डिप्रेशन की जड़ बन सकता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है आपने भी कुछ कोशिशें की हों, और जब वे नहीं चली तो आपने पूरी कहानी पर ताला लगा दिया। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी सोचा है मैं चाहे जितना कर लूं फर्क नहीं पड़ेगा? यह वाक्य छोटा नहीं है, यह धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन सकता है। योहन हारी बताता है कि कई लोग जो बेरोजगारी, असमानता या लगातार रिजेक्शन का सामना करते हैं, उनमें डिप्रेशन ज्यादा देखा गया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि सिस्टम के खिलाफ उनका कोई कंट्रोल नहीं, और जब कंट्रोल नहीं होता तो होप मरने लगती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद किसी रिश्ते में, किसी करियर में, किसी सपने में बहुत कोशिश की होगी, और जब चीजें नहीं बदली तो आपने अंदर ही अंदर कहा हो गा बस अब और नहीं, और उसी दिन थोड़ी होप कम हो गई। यही ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे समझते हैं कि होप एक फीलिंग है, लेकिन योहन हारी कहता है होप एक स्किल है, और स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। यहाँ एक और गलत धारणा टूटती है। हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी फिर एक्शन लेंगे, लेकिन रिसर्च बताती है कि कई बार पहले एक्शन लेना पड़ता है, मोटिवेशन बाद में आती है।
छोटा एक्शन, छोटा कंट्रोल, छोटा बदलाव ये होप को रिवाइव करते हैं। योहन हारी एक कम्युनिटी इनिशिएटिव का जिक्र करता है जहां लोगों को लोकल प्रोजेक्ट्स में डिसीजन लेने का मौका दिया गया। छोटी छोटी चीजें, पार्क कैसे बनेगा, इवेंट्स कैसे होंगे, और धीरे धीरे उनमें डिप्रेशन के लक्षण कम हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा मेरी आवाज मायने रखती है। यह लाइन खतरनाक है। अगर आपकी जिंदगी में कहीं भी आपको यह महसूस नहीं होता कि आपकी आवाज सुनी जाती है, तो डिप्रेशन की जमीन तैयार है। पहले समझ आई मुझे कंट्रोल चाहिए, फिर आजमाया, छोटे फैसलों में असर्ट किया, बाउंड्रीज सेट की, फिर अटका, लोगों ने रेसिस्टेंस दिखाया, गलती हुई, फिर से चुप हो गया, लेकिन फिर छोटी जीत मिली, एक दिन ना कहा और गिल्ट के बावजूद टिक गया। उस दिन थोड़ी होप लौटी। यह प्रोग्रेशन मैसी है, लेकिन यही रियल है। योहन हारी लिखता है, When people feel they can shape their world, their depression lifts। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। इसका मतलब है आप पूरी तरह पावरलेस नहीं हैं। ये बात सुनना मुश्किल है, लेकिन अगर आप हर चीज का ब्लेम सिर्फ खुद पर डालते रहेंगे, तो आप सिस्टम की गलतियों को इंटरनलाइज करेंगे, और इंटरनलाइज्ड ब्लेम शेम बन जाता है, और शेम होप को खा जाता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप खुद को ज्यादा दोष देते हैं या सिस्टम को कभी सवाल करते हैं? अगर जवाब हमेशा मैं ही गलत हूं है, तो रुकिए, यह नैरेटिव आपको तोड़ सकता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि होप को रिवाइव करना मतलब फिर से रिस्क लेना, फिर से कोशिश करना, फिर से वल्नरेबल होना, और हम डरते हैं अगर फिर असफल हुए तो। लेकिन अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो होपलेसनेस पक्की हो जाएगी, और होपलेसनेस डिप्रेशन की गहराई है। योहन हारी यह नहीं कहता कि पॉजिटिव सोचो और सब ठीक हो जाएगा। वह कहता है कलेक्टिव होप बनाओ। अकेले होप फ्राजाइल होती है, साथ में होप मजबूत होती है। जब आप देखते हैं कि दूसरे भी स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर भी छोटे बदलाव कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं महसूस करते। अब सवाल यह है, आपकी जिंदगी में कहां आपको कंट्रोल का छोटा सा भी मौका मिलता है? अगर जवाब है कि नहीं, तो यही खतरा है। अगर आप अभी भी यह मान रहे हैं कि डिप्रेशन सिर्फ आपकी पर्सनल फेलियर है, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगला सच यह दिखाएगा कि जब इंसान अपने दर्द को सिर्फ दबाता है, समझता नहीं, तो वह दर्द किस रूप में वापस आता है, और वह रूप हमेशा शांत नहीं होता। अब योहन हारी उस चीज की बात करता है जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं, दर्द को महसूस करना। क्योंकि सच यह है, हम में से ज्यादातर लोग डिप्रेशन को हटाना चाहते हैं, समझना नहीं। हम उसे सप्रेस करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, नम करते हैं। लेकिन लेखक कहता है जो दर्द आप सुनते नहीं, वह चिल्लाना शुरू कर देता है। यह लाइन ध्यान से सुनिए, डिप्रेशन इज अ सिग्नल, इट इज टेलिंग यू समथिंग। इसका मतलब यह है कि डिप्रेशन दुश्मन नहीं, संदेशवाहक हो सकता है। और अगर आप हर बार उस संदेशवाहक को गोली देकर चुप कर देंगे, तो संदेश कभी समझ में नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हमें बस दुख में बैठे रहना चाहिए? नहीं, योहन हारी यह नहीं कहता कि दर्द में डूबे रहो। वह कहता है पहले ये मानो कि दर्द का मतलब है कुछ गलत है, और जब तक आप उस कुछ को पहचानेंगे नहीं, तब तक असली हीलिंग शुरू नहीं होगी। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर बार खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, नेटफ्लिक्स, स्क्रोलिंग, ओवरवर्किंग, ड्रिंकिंग, तो हो सकता है आप अपने ही सिग्नल को म्यूट कर रहे हो। ईमानदारी से बताइए, जब आप बहुत भारी महसूस करते हैं, तो आप क्या करते हैं? चुप बैठते हैं या तुरंत कुछ चला लेते हैं ताकि दिमाग बिजी रहे? यह छोटी आदत नहीं है। यही पैटर्न तय करता है कि आप दर्द को समझेंगे या उससे भागेंगे। योहन हारी समझाता है कि जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, तो वे खत्म नहीं होते। वे शरीर में, बिहेवियर में, रिश्तों में लीक होने लगते हैं। कभी इरिटेशन बनकर, कभी अचानक गुस्सा बनकर, कभी बिना वजह रोना बनकर। और फिर हम खुद से कहते हैं मैं अनस्टेबल हूं। लेकिन इंस्टेबिलिटी कई बार अनप्रोसेस्ड इमोशन होती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कई बार खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए अपने आंसू रोके होंगे। कई बार खुद से कहा हो, गाय बड़ी बात नहीं है, लेकिन रात को वही बात दिमाग में घूमती रही होगी। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि पेन को अवॉइड करना मैच्योरिटी है, लेकिन असल में पेन को फेस करना करेज है। योहन हारी एक थेरेपिस्ट का उदाहरण देता है, जिसने कहा जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आता है, तो वह अक्सर पूछता है हाउ डू आई स्टॉप फीलिंग दिस। लेकिन असली सवाल होना चाहिए व्हाई एम आई फीलिंग दिस। यह फर्क छोटा नहीं है। पहला सवाल एस्केप है, दूसरा सवाल अंडरस्टैंडिंग है। यह लाइन खतरनाक है। अगर आप अपने दर्द का कारण नहीं समझेंगे, तो आप बार बार वही सिचुएशन चुनेंगे जो आपको वही दर्द दे। पहले समझ आए मेरा दर्द रैंडम नहीं है, फिर आजमाया
जर्नल लिखा, खुद से सवाल पूछे, फिर अटका जवाब अनकंफर्टेबल थे, गलती हुई सोचा यह सब ओवरथिंकिंग है। लेकिन फिर छोटी जीत मिली, एक पैटर्न दिखा, एक रिपीट होता हुआ थीम, और उसी दिन क्लैरिटी का छोटा सा दरवाजा खुला। यह प्रोग्रेशन स्मूथ नहीं है। कई बार आप और हैवी महसूस करेंगे, क्योंकि नमनेस हटेगी तो रॉ इमोशन दिखेगा, और रॉ इमोशन स्कैरी होता है। योहन हारी लिखता है, योर डिप्रेशन इज नॉट अ malfunction, इट मे बी अ रिस्पॉन्स टू समथिंग दैट नीड्स टू चेंज। इसका मतलब है आप खराब नहीं हैं, आपकी जिंदगी में कुछ मिसमैच हो सकता है, और जब मिसमैच लंबे समय तक चलता है तो दिमाग प्रोटेस्ट करता है। ये बात सुनना मुश्किल है, लेकिन अगर आप सालों से ऐसे रिश्ते में हैं जो आपको छोटा महसूस कराता है, ऐसे काम में हैं जो आपको मीनिंग नहीं देता, ऐसे कल्चर में हैं जो आपको इनएडिक्वेट महसूस कराता है, आपका डिप्रेशन सिर्फ सिम्टम नहीं, रिएक्शन हो सकता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी अपने दर्द को सीरियसली लिया है, या हर बार उसे फेज कहकर टाल दिया? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अपने दर्द को सुनना मतलब जिम्मेदारी लेना। अगर दर्द कह रहा है यह रिश्ता गलत है तो आपको फैसला लेना होगा। अगर दर्द कह रहा है तुम अपनी वैल्यूज से दूर हो तो आपको बदलाव करना होगा, और बदलाव डराता है। लेकिन अगर आप दर्द को दबाते रहेंगे तो वह और गहरा जाएगा, कभी बर्नआउट बनकर, कभी पैनिक अटैक बनकर, कभी कंप्लीट शटडाउन बनकर। योहन हारी यह नहीं कहता कि डिप्रेशन रोमांटिक है, वह कहता है यह पेनफुल है। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ हटाने की चीज मानेंगे तो आप उसकी जानकारी खो देंगे। अब सवाल यह नहीं है कि आप दुखी क्यों हैं, सवाल यह है कि आपका दुख आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप अभी भी यह सोच रहे हैं कि मैं बस ठीक हो जाऊं, बस यह फीलिंग चली जाए, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि हीलिंग सिर्फ दर्द समझने से नहीं, उसे बदलने के कदम उठाने से आती है, और वही कदम सबसे मुश्किल होते हैं। अब योहन हारी बात को और सीधा कर देता है। वह कहता है समझ लेना आधा काम है, लेकिन अगर समझ के बाद भी आप कुछ नहीं बदलते तो डिप्रेशन वहीं रहेगा। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी, क्योंकि हम में से बहुत लोग इंसाइट कलेक्ट करते हैं, एक्शन नहीं। वह लिखता है, इंसाइट विदाउट एक्शन बिकम्स अनदर फॉर्म ऑफ हेल्पलेसनेस। इसका मतलब है अगर आपको पता है कि आपकी नौकरी आपको तोड़ रही है, आपका रिश्ता आपको छोटा कर रहा है, आपका लाइफस्टाइल आपको थका रहा है, और फिर भी आप सालों तक कुछ नहीं बदलते, तो आपका दिमाग यह मान लेगा कि आप पावरलेस हैं, और वही लर्न्ड हेल्पलेसनेस फिर से लौट आएगी। ये बात सुनना आसान नहीं है, क्योंकि एक्शन का मतलब रिस्क है, रिस्क का मतलब अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी हमारे नर्वस सिस्टम को डराती है। ईमानदारी से बताइए, आपको अपने जीवन की कौन सी चीज बदलनी है, यह आपको अंदर से पहले से पता है, और आप उसे कितने समय से टाल रहे हैं। योहन हारी यहाँ एक महत्वपूर्ण फर्क समझाता है, इंडिविजुअल चेंज और कलेक्टिव चेंज। वह कहता है कि डिप्रेशन सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर हल नहीं होगा। अगर पूरा सिस्टम लोगों को डिस्कनेक्ट, एग्जॉस्ट और इनसिक्योर कर रहा है, तो सिर्फ मेडिटेशन काफी नहीं होगी। हमें छोटे छोटे कलेक्टिव स्पेसेस बनाने होंगे जहां लोग मिलकर बदलाव करें। ये लाइन खतरनाक है। अगर आप सोचते हैं कि आपको सब अकेले ही ठीक करना है, तो आप जल्दी थक जाएंगे। लेखक उन शहरों का उदाहरण देता है जहां लोगों ने कम्युनिटी ग्रुप्स बनाए, साझा बागवानी, लोकल मीटिंग्स, म्यूचुअल सपोर्ट सर्कल्स, और धीरे धीरे लोगों की मेंटल हेल्थ बेहतर हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा मैं अकेला नहीं हूं, और मैं बेरसर भी नहीं हूं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद महसूस किया होगा कि जब आप किसी मीनिंगफुल कॉज में हिस्सा लेते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो अंदर थोड़ी एनर्जी आती है। और जब आप सिर्फ अपने दायरे में बंद रहते हैं, तो वही विचार बार बार घूमते रहते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच यह है हम टाइम उन चीजों को देते हैं जो हमें अर्जेंट लगती हैं, और हीलिंग कभी अर्जेंट नहीं लगती जब तक ब्रेकडाउन न हो जाए। योहन हारी कहता है, द ऑपोजिट ऑफ डिप्रेशन इज नॉट हैप्पीनेस, इट इज कनेक्शन एंड मीनिंग। इस लाइन को हल्के में मत लीजिए। लेखक हैप्पीनेस को टारगेट नहीं बना रहा, वह कह रहा है मीनिंगफुल कनेक्शन ही असली एंटीडोट है। पहले समझ आई मुझे बदलाव चाहिए, फिर आजमाया, छोटे कदम उठाए, किसी ग्रुप से जुड़ा, अपने लिए बाउंड्रीज सेट की, फिर अटका, लोगों ने समझा नहीं, रेसिस्टेंस आया, गलती हुई, पुरानी कंफर्ट जोन में लौट गया। लेकिन फिर छोटी जीत मिली, एक बार अपनी बात रखी और खुद को बिट्रे नहीं किया। उस दिन सेल्फ रिस्पेक्ट लौटी, और सेल्फ रिस्पेक्ट होप को जन्म देती है। ये प्रोग्रेशन लिनियर नहीं है, कई बार आप पीछे भी जाएंगे, लेकिन फर्क यह है अब आप ब्लाइंड नहीं हैं। यह बात सुनना मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक्शन से भागते रहेंगे तो डिप्रेशन आपके लिए फेमिलियर जगह बन जाएगा,
और फैमिलियर चीजें सुरक्षित लगती हैं, भले ही वे दर्द देती हों। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, मैं ऐसा ही हूं? यह वाक्य खतरनाक है क्योंकि यह ग्रोथ को रोक देता है। योहन हारी कहता, आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को लेबल कर देंगे लेजी, वीक, ब्रोकन, तो आप उसी लेबल के हिसाब से जीने लगेंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि एक्शन लेने का मतलब है कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, कुछ लोग दूर हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस अनकंफर्टेबल होंगी और हम अप्रूवल खोने से डरते हैं। लेकिन अगर आप अप्रूवल के लिए खुद को बदलते रहेंगे तो अंदर रिजेंटमेंट जमा होगा और रिजेंटमेंट डिप्रेशन को फ्यूल देता है। योहन हारी यह भी साफ करता है कि एक्शन का मतलब ड्रामेटिक स्टेप नहीं है। हर किसी को नौकरी छोड़नी नहीं है, हर रिश्ते को तोड़ना नहीं है। कभी कभी एक्शन सिर्फ इतना है, अपनी जरूरत को स्वीकार करना, अपनी लिमिट मानना, मुझे मदद चाहिए कहना। यह छोटी बात नहीं है क्योंकि वल्नरेबिलिटी से ही रियल कनेक्शन शुरू होता है। अब सवाल यह है, आप इनसाइट के साथ क्या करेंगे? क्या आप उसे डायरी में लिखकर भूल जाएंगे या उसे धीरे धीरे जीना शुरू करेंगे? और अगर आप अभी भी यह उम्मीद कर रहे हैं कि कोई और आएगा और आपको ठीक कर देगा, डॉक्टर, पार्टनर, दोस्त, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगला सच यही दिखाएगा कि हीलिंग आउटसोर्सिंग से नहीं, ओनरशिप से शुरू होती है। और ओनरशिप का मतलब है आपको अपनी कहानी खुद बदलनी होगी। अब योहन हारी उस अंतिम भ्रम को तोड़ता है जिसे हम बहुत आराम से पकड़कर बैठे रहते हैं। कोई आएगा और मुझे ठीक कर देगा। डॉक्टर, दवा, पार्टनर, दोस्त, मोटिवेशनल वीडियो, कोई तो होगा जो इस भारीपन को उठा ले जाएगा। लेकिन लेखक सीधा कहता है, हीलिंग आउटसोर्सिंग से नहीं होती, ओनरशिप से शुरू होती है। यह लाइन सुनिए, यू कैन बी सपोर्टेड बट यू कैनॉट बी रिप्लेस्ड। इसका मतलब है लोग आपका साथ दे सकते हैं लेकिन आपकी जिंदगी आपके लिए कोई और नहीं जी सकता। और अगर आप हर बार उम्मीद करते हैं कि कोई बाहर से आकर सब ठीक कर देगा तो आप खुद को पावरलेस बनाए रखेंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हीलिंग की जिम्मेदारी पूरी तरह दूसरों पर डाल रहे हैं तो आप खुद से भाग रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी सोचा है, काश कोई मुझे समझ ले और सब ठीक हो जाए? ये इच्छा गलत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे तो कोई और कैसे करेगा? योहन हारी यह नहीं कहता कि मदद मत लो, वह कहता है हमदर्द लो, लेकिन अपनी एजेंसी वापस लो। अगर थेरेपिस्ट आपकी कहानी सुनता है तो वह आपको टूल्स देता है, लेकिन टूल्स इस्तेमाल करना आपका काम है। अगर दवा मूड स्टेबलाइज करती है तो लाइफस्टाइल बदलना आपका काम है। अगर दोस्त सपोर्ट देते हैं तो सच बोलना आपका काम है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कई बार सोचा हो, जब मेरी सिचुएशन बदल जाएगी तब मैं बेहतर महसूस करूंगा। लेकिन सिचुएशन पूरी तरह कभी परफेक्ट नहीं होती, कुछ न कुछ हमेशा रहेगा। सवाल है, आप अपनी स्टोरी के साथ क्या करते हैं? योहन हारी कहता है कि हीलिंग एक रिलेशनशिप है, आप और आपकी जिंदगी के बीच। अगर आप अपनी जरूरतों को पहचानते नहीं, अपनी बाउंड्रीज तय नहीं करते, अपनी वैल्यूज क्लियर नहीं करते तो डिप्रेशन बार बार लौट सकता है, क्योंकि रूट अनटच्ड है। यहाँ एक और गलत धारणा टूटती है। हम सोचते हैं कि ओनरशिप मतलब खुद को ब्लेम करना। नहीं, ओनरशिप ब्लेम नहीं है, ओनरशिप अवेयरनेस है। फर्क समझिए, ब्लेम कहता है सब मेरी गलती है, ओनरशिप कहता है मेरे हिस्से का कदम मैं उठाऊंगा। यह लाइन खतरनाक है। अगर आप हमेशा विक्टिम मोड में रहेंगे तो आप चेंज मोड में नहीं जा पाएंगे। पहले समझ आई मुझे अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेनी है, फिर आजमाया छोटे छोटे कमिटमेंट्स किए, सुबह उठने का एक रूटीन, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, एक बाउंड्री, फिर अटका पुरानी आदतें लौटी। गलती हुई, खुद को हार्शली जज किया, लेकिन फिर छोटी जीत मिली, खुद को डांटने के बजाय कंपैशन दिखाया और उसी दिन हीलिंग का टोन बदला। योहन हारी बार बार कनेक्शन की बात करता है, लेकिन अब वह सेल्फ कनेक्शन की बात करता है। अगर आप खुद से कटे हुए हैं, अपनी फीलिंग्स से, अपनी जरूरतों से, अपने लिमिट्स से, तो बाहरी कनेक्शन भी सुपरफिशियल रहेगा। ईमानदारी से बताइए, क्या आप खुद से बात करते हैं जैसे एक दोस्त से करते हैं या जैसे एक क्रिटिक से? अगर आपकी इनर वॉइस हमेशा हार्श है तो डिप्रेशन का फ्यूल आपके अंदर ही बन रहा है। यह बात सुनना मुश्किल है, लेकिन कई बार हम अपने ही खिलाफ खड़े होते हैं। हम खुद को रेस्ट नहीं लेने देते, खुद को गलती की इजाजत नहीं देते, खुद को एवरेज होने की अनुमति नहीं देते, और फिर कहते हैं मैं थक गया हूं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि सेल्फ कंपैशन वीकनेस है, लेकिन योहन हारी बताता है सेल्फ कंपैशन नर्वस सिस्टम को सेफ्टी का सिग्नल देता है, और सेफ्टी के बिना हीलिंग संभव नहीं।
अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मैं स्ट्रांग हूं, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं, तो रुकिए। स्ट्रेंथ का मतलब अकेले सब सहना नहीं है। स्ट्रेंथ का मतलब है जहां जरूरत हो वहां हाथ उठाना। योहन हारी यह भी साफ करता है कि ओनशिप का मतलब इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यह डेली प्रैक्टिस है। कभी आप जीतेंगे, कभी गिरेंगे। फर्क यह है आप अवेयर हैं। अब आप ब्लाइंड पैटर्न में नहीं जी रहे, और स्टेक्स यहाँ बहुत साफ हैं। अगर आप अपनी हीलिंग की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आप हर सेटबैक को फेट मानेंगे, और फेट वाली सोच होप को खत्म कर देती है। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी कहानी के पासिव कैरेक्टर रहेंगे या एक्टिव पार्टिसिपेंट बनेंगे? क्योंकि फर्क यहीं से शुरू होता है। और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन क्या सच में बदलाव संभव है, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगला सच यही दिखाएगा कि हीलिंग सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस में दर्द भी होगा, रेसिस्टेंस भी, लेकिन वहीं से असली आजादी शुरू होती है। अब योहन हारी उस जगह ले जाता है जहां बातें खत्म होती हैं और अभ्यास शुरू होता है। क्योंकि सच यह है, हीलिंग समझ लेने से नहीं आती, उसे जीने से आती है। और जीना मैसी होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, कभी आगे कभी पीछे, और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वह साफ कहता है, रिकवरी इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। यह लाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैं सही कर रहा हूं तो मुझे हर दिन बेहतर महसूस होना चाहिए। लेकिन हीलिंग वेव की तरह होती है, कुछ दिन हल्के, कुछ दिन फिर से भारी। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर रिलैप्स को फेलियर मानेंगे तो आप जर्नी बीच में छोड़ देंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी थोड़ी प्रगति के बाद खुद से कहा है, देखा कुछ नहीं बदलता? यह वाक्य डेंजरस है, क्योंकि यह आपके दिमाग को कन्विंस करता है कि कोशिश बेकार है। योहन हारी समझाता है कि प्रैक्टिस का मतलब परफेक्शन नहीं है, प्रैक्टिस का मतलब है बार बार वापस लौटना। अगर आप कनेक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर बार वल्नरेबिलिटी आसान नहीं होगी। अगर आप बाउंड्रीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर बार गिल्ट आएगा। अगर आप सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पुरानी हार्श वॉइस फिर उठेगी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद मेडिटेशन शुरू की, फिर छोड़ दी, एक्सरसाइज शुरू की, फिर ब्रेक आ गया, जर्नल लिखा, फिर बंद हो गया, और फिर खुद से कहा मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। लेकिन कंसिस्टेंसी एक स्किल है, आइडेंटिटी नहीं। योहन हारी कहता है, व्हाट यू प्रैक्टिस ग्रोज स्ट्रॉन्गर। अगर आप अवॉइडेंस प्रैक्टिस करेंगे तो अवॉइडेंस मजबूत होगा। अगर आप स्मॉल करेज प्रैक्टिस करेंगे तो करेज मजबूत होगा। फर्क चॉइस में है। यह लाइन आपको चुभ सकती है। अगर आप हर डिस्कंफर्ट से भागते रहेंगे तो आपकी कंफर्ट जोन सिकुड़ती जाएगी, और सिकुड़ी हुई जिंदगी डिप्रेशन को जगह देती है। पहले समझ आई प्रैक्टिस जरूरी है, फिर आजमाया छोटे छोटे डेली रिचुअल्स बनाए। एक ऑनेस्ट चेक इन खुद से, एक रियल कॉन्वर्सेशन किसी से, फिर अटका एक हफ्ता, सब बिगड़ गया। गलती हुई, खुद को फिर से लेबल कर लिया, लेकिन फिर छोटी जीत मिली। एक दिन गिरने के बाद भी वापस लौट आया, और वही वापसी असली प्रोग्रेस थी। यह प्रोग्रेशन ग्लैमरस नहीं है, इसमें कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता। ये क्वाइटली होता है, लेकिन क्वाइटली होने का मतलब वीक नहीं है। योहन हारी यहाँ एक और गहरी बात कहता है, हीलिंग अकेले की प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां आपकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं मिलता तो प्रैक्टिस मुश्किल होगी। इसलिए सपोर्टिव स्पेस बनाना जरूरी है, चाहे वह एक दोस्त हो, एक ग्रुप हो, या एक थेरेपिस्ट। ये बात सुनना मुश्किल है, लेकिन अगर आपका सर्कल आपको उसी पुराने पैटर्न में रखता है तो आपको कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप बार बार उसी लूप में लौटेंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोग चुने हैं जो आपकी बेहतर वर्जन को एनकरेज करें, या ऐसे जो आपको उसी कंफर्टेबल दुख में रखे रहें? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना मतलब टफ कॉन्वर्सेशंस, कुछ लोगों से दूरी, कुछ पैटर्न्स तोड़ना, और हम लॉस से डरते हैं। योहन हारी यह भी साफ करता है कि हीलिंग का मतलब हमेशा हैप्पी रहना नहीं है। इसका मतलब है आप दुख को हैंडल कर पाते हैं, उससे भागते नहीं। फर्क सतल है लेकिन पावरफुल है। यह लाइन खतरनाक है। अगर आप लाइफ को पेन फ्री बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा डिसअपॉइंटेड रहेंगे, लेकिन अगर आप लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो पेन भी उसका हिस्सा होगा। अब सवाल यह नहीं है कि आप कभी दुखी होंगे या नहीं, सवाल यह है जब दुख आएगा तो आप उसके साथ क्या करेंगे? क्या आप पुराने अवॉइडेंस मोड में जाएंगे या नए अवेयरनेस मोड में? और स्टेक्स यहाँ साफ हैं। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो पुराने पैटर्न्स ऑटोमेटिकली लौट आएंगे, क्योंकि ब्रेन फेमिलियर रास्ते पर जल्दी जाता है। योहन हारी हमें यहाँ तक लाकर एक बड़ा सवाल छोड़ देता है, क्या आप डिस्कम्फर्ट को ग्रोथ का हिस्सा मानेंगे
या उसे साइन मानेंगे कि आप गलत दिशा में हैं? अगर आप अभी भी इंस्टेंट रिलीफ ढूंढ रहे हैं तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि हीलिंग कंफर्ट से नहीं, कॉन्शियस डिस्कंफर्ट से आती है, और वही डिस्कंफर्ट आपको उस आजादी के करीब ले जाएगा जिससे आप सालों से भाग रहे। अब योहन हारी हमें आखिरी लेकिन सबसे असहज मोड़ पर लाता है, आजादी। क्योंकि हम सब कहते हैं कि हम आजाद होना चाहते हैं, लेकिन सच यह है कि असली आजादी डराती है। क्यों? क्योंकि आजादी का मतलब है आपको अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेखक एक सीधी बात कहता है, फ्रीडम इज फ्राइटनिंग बिकॉज इट कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह लाइन हल्की नहीं है। अगर आप सच में अपनी वैल्यूज के अनुसार जीना शुरू करेंगे, अगर आप टॉक्सिक पैटर्न तोड़ेंगे, अगर आप अपनी जरूरतों को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो आपको चॉइसेस लेनी होंगी, और हर चॉइस कुछ खोती भी है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग डिप्रेशन में इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि दुख फेमिलियर है। फेमिलियर दुख सेफ लगता है, नई खुशी अनफेमिलियर है, और अनफेमिलियर चीजें डराती हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी ऐसा रिश्ता, ऐसा काम, ऐसी आदत सिर्फ इसलिए पकड़े रखी क्योंकि वह जानी पहचानी थी, भले ही वह आपको अंदर से खा रही थी? यही कंफर्ट जोन है, और कंफर्ट जोन धीरे धीरे केज बन जाता है। योहन हारी समझाता है कि हीलिंग का एक स्टेज ऐसा आता है जहां आप एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते। अब आपको पता है कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं, आपको पता है कि आपकी अनमेट नीड्स क्या हैं, आपको पता है कि कौन सी वैल्यूज आपको हॉलो बना रही हैं। अब सवाल है, क्या आप उनके खिलाफ खड़े होंगे? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कई बार क्लैरिटी महसूस की होगी, एक पल के लिए सब साफ दिखा होगा, मुझे यह बदलना है, लेकिन अगले ही दिन रूटीन ने आपको वापस खींच लिया और आपने खुद से कहा चलो बाद में। यही ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे क्लैरिटी को मोमेंट मान लेते हैं, मूवमेंट नहीं बनाते। योहन हारी कहता है कि डिप्रेशन से निकलना सिर्फ पेन कम करना नहीं है, बल्कि मीनिंग रिक्लेम करना है। मीनिंग का मतलब है आप जानबूझकर चुनते हैं कि आप किसके लिए खड़े होंगे, कौन सी बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। यह लाइन खतरनाक है। अगर आपने कभी कॉन्शियसली डिसाइड ही नहीं किया कि आप कौन बनना चाहते हैं, तो सोसाइटी आपको डिफॉल्ट वर्जन बना देगी, और डिफॉल्ट वर्जन अक्सर कंपैरिजन, कंजम्पशन और कंप्लायंस से भरा होता है। पहले समझ आई मुझे फ्रीडम चाहिए, फिर आजमाया छोटे छोटे बोल्ड डिसीजंस लिए, एक ऑनेस्ट बाउंड्री, एक अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन, एक कॉन्शियस ना, फिर अटका, फिर आया गिल्ट, आया लगा क्या मैं सेल्फिश हो रहा हूं, गलती हुई, 2 कदम पीछे गया, लेकिन फिर छोटी जीत मिली, खुद को बिट्रे नहीं किया, और वही मोमेंट असली आजादी का टेस्ट था। ये प्रोग्रेशन ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन हर बार जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम सीखता है, मैं सरवाइव कर सकता हूं। योहन हारी यह भी बताता है कि फ्रीडम अकेले की चीज नहीं है। जब आप अपने आसपास ऐसे लोग चुनते हैं जो ऑथेंटिसिटी को वैल्यू करते हैं, तो फ्रीडम सस्टेनेबल बनती है। लेकिन अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां कंफर्मिटी रिवॉर्ड होती है, तो फ्रीडम कॉस्टली लगेगी। ये बात सुनना मुश्किल है, लेकिन कभी कभी हीलिंग का मतलब है कुछ सर्कल्स छोड़ना, कुछ आइडेंटिटीज छोड़ना, कुछ लेबल्स छोड़ना, और छोड़ना दर्द देता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने दुख को छोड़ने से ज्यादा अपने लेबल्स को छोड़ने से डरते हैं? मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ये वाक्य आइडेंटिटी बन जाते हैं, और आइडेंटिटी बदलना ईगो को चोट पहुंचाता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी शिफ्ट आसान नहीं है। अगर आपने सालों से खुद को ब्रोकन माना है, तो खुद को केपेबल मानना भी अनकंफर्टेबल लगेगा। योहन हारी यहाँ एक सतल लेकिन गहरी बात कहता है, हीलिंग का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है। हीलिंग का मतलब है आप अपने दर्द के साथ रिलेशनशिप बदलते हैं। अब आप उससे भागते नहीं, उसे रोमांटिसाइज भी नहीं करते, आप उसे समझते हैं और फिर उसके बावजूद जीते हैं। ये लाइन आपको चुभ सकती है। अगर आप हमेशा राइट मोमेंट का इंतजार करेंगे जब सब कंडीशंस परफेक्ट हों, तो वह मोमेंट कभी नहीं आएगा। अब सवाल सीधा है, क्या आप अपनी क्लैरिटी को एक्शन में बदलेंगे? क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर एक छोटा कदम लेंगे, या फिर वही फेमिलियर दुख चुनेंगे? और स्टेक्स यहाँ अंतिम है। अगर आप फ्रीडम को पोस्टपोन करते रहेंगे, तो डिप्रेशन आपके लिए डिफॉल्ट मोड बन सकता है, और डिफॉल्ट मोड धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाता है। अगर आप अभी भी यह सोच रहे हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कभी, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगला और अंतिम सच यह है, मैं न्यूट्रल नहीं है। या तो आप बदल रहे हैं, या आप उसी पैटर्न को गहरा कर रहे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। और अब योहन हारी हमें उस अंतिम सच्चाई के सामने खड़ा कर देता है, जिससे बचना आसान नहीं है। समय न्यूट्रल नहीं है,
या तो आप अपने पैटर्न्स को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, या वही पैटर्न्स आपको और गहरा बना रहे हैं। बीच में रुकने की कोई जगह नहीं है। यह सुनना आसान नहीं है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं, मैं अभी कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन कम से कम चीजें खराब भी तो नहीं हो रही। सच बताऊं, अगर आप स्टैग्नेट कर रहे हैं तो अंदर की जड़ें और सख्त हो रही हैं। अवॉइडेंस जितना लंबा चलता है उतना कंफर्टेबल हो जाता है, और कंफर्टेबल अवॉइडेंस सबसे खतरनाक होता है। योहन हारी ने पूरी किताब में बार बार एक बात दोहराई है, डिप्रेशन कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ये कई बार अनमेट नीड्स, डिस्कनेक्शन, पावरलेस सिस्टम्स और दबे हुए दर्द का रिएक्शन है। लेकिन अब आखिरी मोड पर वह जिम्मेदारी वापस आपके हाथ में रख देता है। कारण सिस्टम हो सकता है, लेकिन अगला कदम आपका होगा। यह लाइन सुनिए, द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू यू एंड व्हाट विल यू डू नाउ। लेखक यह कह रहा है कि आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको खुद को छोड़ देने की भी इजाजत नहीं है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपके साथ जो हुआ वह अनफेयर हो सकता है। आपका बचपन परफेक्ट नहीं रहा होगा, आपकी नौकरी ड्रेनिंग हो सकती है, आपका कल्चर आपको इनएडिक्वेट महसूस करा सकता है। लेकिन अगला अध्याय कौन लिखेगा? ईमानदारी से बताइए, क्या आप अभी भी अपने दुख को सिर्फ सह रहे हैं, या आप उससे कुछ सीखने को तैयार हैं? योहन हारी यह भी साफ करता है कि हीलिंग का मतलब यह नहीं कि आप फिर कभी उदास नहीं होंगे। उदासी इंसान होने का हिस्सा है। फर्क यह है, आप उसे आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे, आप उसे मैसेज की तरह देखेंगे। पहले समझ आई मैं टूटा नहीं हूं, मैं डिस्कनेक्टेड हूं। फिर आजमाया, कनेक्शन बनाया, फिर अटका, पुरानी आदतें लौटी, गलती हुई, खुद को ब्लेम किया, फिर थोड़ा सुधार, सेल्फ कंपैशन लाई, फिर छोटी जीत। एक दिन जेन्युइनली हल्का महसूस हुआ। यह लिनियर कहानी नहीं है, लेकिन यह रियल है, और रियल चीजें परफेक्ट नहीं होती। ये बात सुनना मुश्किल है, लेकिन अगर आप हमेशा कंफर्ट चुनेंगे तो फ्रीडम खो देंगे। अगर आप हमेशा अप्रूवल चुनेंगे तो ऑथेंटिसिटी खो देंगे। अगर आप हमेशा डिस्ट्रैक्शन चुनेंगे तो क्लैरिटी खो देंगे। योहन हारी का सबसे गहरा संदेश यही है, हीलिंग इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों है। आपको अपने अंदर कनेक्शन बनाना होगा, और बाहर भी। आपको अपनी वैल्यूज रिक्लेम करनी होंगी, और ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना होगा जो भी रिक्लेम कर रहे हैं। यह लाइन खतरनाक है। अगर आप अकेले ही सब ठीक करने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप शेयर्ड स्ट्रगल में कदम रखेंगे तो स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई होगी। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी और की मदद करते हैं तो आपका अपना दर्द हल्का हो जाता है? यही पैराडॉक्स है। जब आप खुद से बाहर निकलते हैं तो खुद को पाते हैं। यहीं ज्यादातर लोग आखिरी बार रुकते हैं। वे कहते हैं, सब समझ में आता है लेकिन मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तब होता है जब आप कोशिश ही नहीं करते। योहन हारी रोमांटिक एंडिंग नहीं देता। वह ये नहीं कहता कि सब ठीक हो जाएगा। वह कहता है, आपके पास टूल्स हैं, आपके पास अवेयरनेस है, आपके पास चॉइस है, और चॉइस ही फ्रीडम का पहला कदम है। अब सवाल सीधा है, आप अपनी अवेयरनेस के साथ क्या करेंगे? क्या आप इसे एक और वीडियो की तरह कंज्यूम करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, या आज एक छोटा सा स्टेप लेंगे? एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, एक बाउंड्री, एक वॉक, एक मुझे मदद चाहिए कहना। ये छोटी चीजें ट्रिवियल नहीं है, यही पैटर्न तोड़ती हैं। अगर आप अभी भी यह सोच रहे हैं कि कल से शुरू करूंगा, तो याद रखिए, कल भी वही नर्वस सिस्टम, वही हैबिट्स, वही फियर लेकर आएगा। बदलाव कभी परफेक्ट मोमेंट में नहीं होता, वह इम्परफेक्ट मोमेंट में होता है। और आखिर में एक असहज सवाल छोड़ देता हूं, अगर आप कुछ नहीं बदलते तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? वही हैवी मॉर्निंग्स, वही एम्प्टी विक्ट्रीज, वही साइलेंट नाइट्स। अब यह हाइपोथेटिकल नहीं है, यह ट्रैजेक्टरी है। योहन हारी ने जो सच सामने रखा वह कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन शायद कंफर्ट ही समस्या थी। तो अब फैसला आपका है, क्या आप अपने दर्द को दुश्मन मानकर दबाएंगे, या उसे मैसेज मानकर सुनेंगे? क्योंकि सच यही है, या तो आप अपनी कहानी रिराइट करेंगे, या वही कहानी आपको बार बार लिखती रहेगी।